नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम हमारे व्याकरण का एक विषय जिसमें लेखन कौशल है और लेखन कौशल के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं। उन्हीं विषयों में से आज हम 2 विषय करने जा रहे हैं। एक तो है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जिनमें हम देखेंगे कि अपठित गद्यांश और पद्यांश करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही साथ डायरी लेखन में हमें किन-किन तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, यह भी हम देखेंगे। आज हम अपने व्याकरण की जो विषय है, जिसमें लेखन कौशल हम सीखेंगे, तो उसमें है सबसे पहला विषय हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश एक ऐसी विधा है जिसे आप सीखते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो काफ़ी तेज होता है। मतलब आपके ऐसा विषय है जो आप अपने आप बिना किसी सहायता के करने की कोशिश करते हैं। तो उसे जैसे कि नाम से ही पता है, इंग्लिश में आप बोलते हो अनसीन पैसेज और अपठित गद्यांश, जिसे आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं होता। और उसी गद्यांश में, उसी एक गद्य के अंश में आपको कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं और उसी जो गद्य का जो अंश मिला है आपको, उसी में से आपको प्रश्न के उत्तर है वो ढूंढने होते हैं। तो ये आपकी तर्क शक्ति पर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उनके जो है उत्तर ढूंढ लेते हैं। तो देखिए, गद्य में एक ऐसे अंश जिन्हें पहले नहीं पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहे जाते हैं। इनके अभ्यास से विद्यार्थी के अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास होता है, साथ ही व्याकरण संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अब व्याकरण संबंधी ज्ञान में कैसे वृद्धि होती है कि आपको जो उत्तर है वो तो आप ढूंढ लेते हैं, गद्य के जो अंश आपको मिला है उस अंश में से आप उत्तर तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसको जैसा का तैसा ना लिखकर उसे अपनी भाषा और शुद्ध भाषा, अच्छी भाषा में उसका आप उत्तर बनाते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रचनात्मक बनाता है। जो लेखन कौशल होता है वो बच्चे को सदैव रचनात्मक बनाता है, सृजनात्मक बनाता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है जब बच्चा, और वो भी अपने आप बिना किसी सहायता के। अब देखिए, जो अपठित गद्यांश है उससे उसमें किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, हम उसी पर चर्चा करते हैं। अपने शब्दों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। आपको पता है कि आपको जो अपठित है, आपने पढ़ा नहीं हुआ है, जो गद्य का जो अंश आपको मिला हुआ वो आपने पढ़ा नहीं है, तो आप अपने जो उत्तर हैं जो आपको गद्य के अंश में मिल जाते हैं, यानी पैराग्राफ में मिल जाते हैं, तो उन उत्तर को आप उन उत्तर को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसी लाइन हमें गद्य के अंश में मिली है हमने ठीक उठाई और उसको वहीं पर उत्तर के रूप में उसको प्रश्न के साथ लिख दिया। नहीं, उसमें थोड़ा सा अपने शब्दों का मेल ज़रूर डालिए। उत्तर तो वही होगा जो आपको गद्य के अंश में मिलेगा, लेकिन उस उत्तर को ठीक तरीके से ज़रूर लिखना आना चाहिए आपको। वाक्य का जो आप निर्माण करोगे वो सही तरीके का होना चाहिए। अब है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर को रेखांकित कीजिए। अब इसके देखिए, यही नियम है कि आप पहले, आपके पास जो गद्यांश आपको मिला है उसमें क्या करना है, आपको पढ़ना है। इसका सही नियम यही है कि आप पहले गद्यांश को पढ़ें, फिर प्रश्न को पढ़ें, फिर गद्यांश को दोबारा से पढ़ें, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ प्रश्न के उत्तर हमें लगभग यहाँ मिल रहे हैं, उनको क्या कर लीजिए, आप रेखांकित कर दीजिए, यानी कि अंडरलाइन कर लीजिए उन लाइनों को। ठीक है। अब फिर से आप प्रश्न पढ़िए, और जो रेखांकित आपने जो की है, जो वाक्य रेखांकित किए हैं, जो लाइनें आपने रेखांकित की है, तो उनको ठीक से दोबारा उनके साथ जो प्रश्न है उनके उत्तर को ढूंढने की उसमें कोशिश कीजिए। अगर मिल रहा है तो सही है, और उसको फिर अपने शब्दों में एक सुदृढ़ रूप में बनाकर उसको लिखिए, और उत्तर संक्षिप्त और गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। अब देखिए, मैंने बार बार कह रही हूँ कि उसे अपने शब्दों में बनाकर लिखिए, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि शब्दों में ज़रूर बनाकर लिखेंगे, लेकिन
जो उत्तर होंगे वो गद्यांश में जो दिया हुआ होगा उसी पर आधारित होंगे, ना कि आप अपनी तरफ से कोई भी उत्तर बनाकर उसका प्रश्न का उत्तर आप दे दोगे। नहीं, आपको उत्तर जो देना है वो गद्यांश में जो उत्तर दिया हुआ है जो उसी को ही आप क्या करोगे, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में उसको साफ और स्पष्ट रूप में वाक्यों में, सुदृढ़ वाक्यों में उसको लिखोगे। यदि शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक कम से कम शब्दों में होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो भी हमें जो पाठ है उससे जो शिक्षा मिलती है उसको शीर्षक के रूप में लिख देते हैं। नहीं, शीर्षक होता बहुत छोटा, बहुत छोटा। जितना छोटा होगा शीर्षक उतना ही अच्छा आकर्षक लगेगा। ठीक है, उसमें अब शीर्षक जो है उसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जो अपठित गद्यांश है उसको हम पढ़ेंगे। कोई भी गद्यांश है वो एक ही विषय पर आधारित होता है, उसके अंदर बहुत सारे विषय नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पहली लाइन में वो खेल के विषय में बता रहा है, दूसरी लाइन में वो व्यायाम के विषय में बता रहा है, तीसरी लाइन में वो शिक्षा के विषय में बता रहा है। नहीं, अगर इन सब के विषय में भी बता रहा है तो वो विषय संबंधित उसी से ही होगा। किससे? यानी कि एक ही विषय से संबंधित हो सकते हैं जो बाकी के जो विषय हैं, लेकिन जो विषय जिस विषय पर आधारित है, पूरे गद्यांश को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक ही जो विषय उसके बारे में बार बार बताया जा रहा है कि इससे ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये विषय इस पर मूल है, और कहीं ना कहीं हो आपको गद्यांश में ही उसका शीर्षक मिल जाएगा, या फिर आप खुद भी उसका शीर्षक बनाकर लिख सकते हैं। शीर्षक पे आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आपको गद्यांश से ही उठाकर लिखना है। नहीं, शीर्षक आप अपना खुद का बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन गद्यांश पर आधारित होना आवश्यक है। यानी कि शीर्षक उसी विषय पर होना चाहिए जिस विषय से संबंधित आपका गद्यांश आपको मिला है। तो सिर्फ यही बातें ध्यान रखनी है। पहला, गद्यांश हमें ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, फिर हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं। फिर गद्यांश हमें दोबारा से ध्यान से पढ़ना है, और जहाँ जहाँ प्रश्नों के उत्तर हमें लग रहा है कि यहाँ मिल रहे हैं उन वाक्यों को रेखांकित करना है, और रेखांकित करने के बाद दोबारा से प्रश्न पढ़ना है, और प्रश्न को जो रेखांकित किए गए वाक्य हैं उनको दोबारा से उनके साथ मिलान करना है। क्या ये उत्तर जो मैंने रेखांकित किए वो सही बैठते हैं? अगर वो सही है तो उन्हें आप अपने शब्दों में और संक्षिप्त रूप में, यानी एक छोटे से सुदृढ़ वाक्यों में उनका आंसर बनाकर आप उत्तर बनाकर आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे कि जो शीर्षक है वो गद्यांश से ही आता है। पहले भी बताया, विषय से संबंधित गद्यांश होता है, एक ही विषय पर आधारित होता है। बहुत सारी बातें की जा सकती है उस विषय से संबंधित, लेकिन बहुत सारे विषय को एक ही गद्यांश में कभी नहीं डाला जाता। तो जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये कौन सा विषय है जिससे संबंधित सारी बातें बताई गई है, और उससे संबंधित शीर्षक आप अपने शब्दों में अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। अब हमारा जो अगला विषय है ये भी लेखन कौशल से संबंधित है। अपठित पद्यांश। हमने पहले किया था अपठित गद्यांश, गद का अंश, और ये है पद का अंश। गद कौन सा होता है? जो निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, वो सारे गद्य विधा में आता है। और जो छंद है, गीत है, गजल है, जो भी कविता है, वो सारा पद विषय में आता है, यानी वो एक पद होता है। तो अब हम कर रहे हैं पद का अंश, ठीक है, पद्यांश। तो इससे संबंधित कुछ ऐसे होता है। ये अब पहले तो ये जान लीजिए पद्यांश होता क्यों है। अगर पद्यांश आप करते हो तो उससे आपको क्या होता है कि नए नए हिंदी के शब्दों को सीखने का मौका मिलता है, और आपकी जो अर्थ ग्रहण की क्षमता है, यानी आप स्वयं, मान लो कोई हमारी पुस्तक में कोई कविता दी गई है, वो कविता आपको अध्यापक अध्यापिका करवा रहे हैं कक्षा में, कक्षा के अंतर्गत, तो वो क्या होता है कि आपको भाव बताया जा रहा है, एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। आपने उसे अपने आप नहीं समझा है, लेकिन अपठित ये कहीं अलग से ही आपको दे दिया गया है, काव्यांश उठाकर, एक काव्य का अंश उठाकर दे दिया गया जिसे आपने पहले नहीं देखा है। अब आपको अपनी जो क्षमता है, आपके मस्तिष्क की जो क्षमता है, आपके समझने की जो क्षमता है, उस पर निर्भर होना है। आप उसके अनुसार ही अर्थ ग्रहण करेंगे। जो कविता का जो भी अंश आपको मिला है
उसे आप पढ़ेंगे, उसका भाव समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका भाव क्या है। या फिर आप ये सोच लीजिए कि नए नए जो शब्द हैं उनके अर्थ भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका ये अर्थ हो सकता है, ये अर्थ हो सकता है। तो इस तरह से आपके जो समझने की क्षमता है, अपने आप को अपने अनुसार कविता को जो समझने की क्षमता है, वो तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। अब हम देखते हैं कि जो अपठित पद्यांश है उससे मतलब किन किन बातों का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला तो होता है जो हमने गद्यांश में किया था कि हमें पढ़ना है, पद्यांश को भी हमको 2-3 बार पढ़ना है, लेकिन गद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर खोजने थे और पद्यांश को पढ़कर हमें क्या करना है, उनका अर्थ समझना है कि जब हम पद्यांश को पढ़ रहे हैं तो जो पद में जो भाव दिए गए हैं वो भाव हैं वो हमें समझ आने चाहिए। अगर कविता के भाव हमें समझ आ जाते हैं तो प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि पूछे हुए जो भी प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे, फिर जो भाव हमने समझा है उसके ऊपर रख कर देखेंगे कि ये इस प्रश्न के लिए ये भाव सही है, ये यहाँ पर ये भाव मिल रहा है जो प्रश्न हमसे पूछा गया है। और जो भाषा होगी वो क्या होगी, आपकी सरल और स्पष्ट होगी। ये नहीं कि आपको पद्यांश में कहीं पर उत्तर दिख रहा है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई पद हमने दिया, उसमें कहीं भी उत्तर दिख रहा है, उसको ऐसा का ऐसा उठाते हैं और ऐसा का ऐसा उत्तर में लिख देते हैं। नहीं, आपको उसका भाव लेना है, उन वाक्यों, उन लाइनों का क्या करना, आपको भाव लेना है और उस भाव को उत्तर में लिखना है और अपनी सरल स्पष्ट भाषा में लिखना है। और शीर्षक पूछा जाए तो वही जो हमने गद्यांश में बताया था, पद्यांश में भी वही है कि अगर शीर्षक पूछा जाए तो आप जब पूरे पद को पढ़ेंगे, उसका भाव ग्रहण करेंगे कि ये इसका क्या भाव है, ये क्या बताना चाह रहा है, तो उसके ही अनुसार आप क्या करेंगे, उसी भाव पर आधारित एक शीर्षक, छोटा शीर्षक उस पद को दे सकते हैं अपने शब्दों में, अपनी तरफ से। अब हमारे लेखन कौशल की एक तीसरी विधा है, वो हम उसी विषय पर चर्चा करते हैं, जो कि है दैनी लेखन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है दैनिक रूप से जो लिखते हैं, डायरी लेखन भी बोलते हैं। यह जो विधा है वो हमारी ऐच्छिक विधा पर होता है, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। इसे लिखने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको लिखनी ही पड़ेगी। ये एक ऐच्छिक विधा, ऐच्छिक इसलिए कहा गया है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जिन घटनाओं को आप लिखना चाहते हो उनको आप लिख सकते हो, इसलिए इसे ऐच्छिक विधा कहा गया है। अब देखिए, डायरी लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले डायरी लेखन के विषय में एक महत्वपूर्ण बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो भी डायरी लेखन को प्राथमिकता देता है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई भी है, तो वो अगर तनावग्रस्त है, ऐसा उसको तनाव हो रहा है कि उसके मन के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, वो किसी से कुछ बात कह नहीं पा रहा लेकिन वो कहना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरी विधा की सहायता ले सकता है। इस प्रकार से क्या होगा कि वो अपने मन की बात लिख पाएगा, जिससे उसको बहुत हल्का महसूस होगा और उसकी जो डायरी होगी वो उसके लिए एक मित्र का काम करेगी और जिससे उसको क्या है, डर भी नहीं रहेगा कि उसके जो तनाव का कारण है वो किसी को पता लग रहा है। तो यह एक बहुत अच्छी विधा है, तनाव से मुक्ति पाने के लिए मनोविज्ञान इसको प्राथमिकता देता है काफ़ी बार। तो अब इसमें देखिए, डायरी, हर लेखन की एक विधा होती है, उसके कुछ नियम होते हैं। अब डायरी लेखन के भी कुछ नियम हैं। अब हम उन्हीं नियमों पर चर्चा करते हैं। पहले तो देखिए, जब भी हम डायरी आरंभ करते हैं तो उसमें दिनांक का लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो, किसी घटना का जिक्र कर रहे हो, तो आपको, जब भी आप उस डायरी को दोबारा से पढ़ोगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये घटनाक्रम उस दिन हुआ था, इस दिन ये जो दिनांक थी और ये बात, ये घटना उस दिन घटित हुई थी, इसलिए डायरी में दिनांक होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि डायरी में सत्य ही आप लिखोगे,
आप कल्पनाशील नहीं बन सकते। आपको कोई कहानी नहीं बनानी है कि मैं कुछ अच्छी सी कहानी बनाकर लिख दूं मेरे बारे में, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। नहीं, फिर वो उस डायरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। डायरी हमेशा सत्य पर आधारित होती है। आप उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकते। जिस घटना को आप व्यक्त कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, उस समय आपके मन में जो जो भाव हैं, आपने जैसा जैसा महसूस किया, वो सब कुछ उसके अंदर आपको लिखना होता है। और जो डायरी होती है वो हमेशा ही सरल भाषा में लिखने की कोशिश की जाती है, बनावटी भाषा में नहीं। क्योंकि अगर हम भाषा को बनावटी करने लग जाएंगे, भाषा की उसके भाषा का में भावों का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि भाषा में किसी प्रकार की ऐसा हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि पढ़ने वाले को बड़ा अच्छा लगे, ये लगे कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति है। नहीं, भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरल भाषा होगी तो हम भावों को महत्व दे पाएंगे। वरना हम क्या करेंगे कि भाषा के ही जाल में उलझकर रह जाएंगे। तो डायरी की भाषा वो सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त जब भी आता है तो ये सोच लो कि आपको किसी भी घटना को विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी जिस भी विषय के बारे में लिखना चाहते हैं, जिस भी दिन के बारे में, घटना के बारे में लिखना चाहते हैं, उसे संक्षिप्त यानी एक छोटे और सरल रूप में उसका वर्णन कीजिए। अब देखिए, डायरी लेखन सकारात्मक और सहज होना चाहिए। सकारात्मक क्यों होना चाहिए? जो डायरी लेखन है वो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इससे मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई पढ़ लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसमें हमेशा सकारात्मक भाव रखना चाहिए कि जो ये डायरी जो है वो मेरी मित्र है, और मैं अपने जो मन के भाव हैं वो अपने मित्र से स्पष्ट कर रहा हूँ। अपने और सहज होना चाहिए। सहज इसलिए होना चाहिए कि अगर आप सहज होगे तभी आप क्या करोगे, सहज होने के कारण ही आप अपने भावों की सही अभिव्यक्ति कर पाओगे। अगर आप असहज महसूस करोगे कि मैंने अगर इस घटना का जिक्र किया, इसके बारे में लिखा, कोई पढ़ लेगा तो क्या लगेगा, तो आप डायरी नहीं लिख पाओगे। अब जो विचार हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसमें गोलमाल नहीं होना चाहिए कि ऐसा था, नहीं था, हाँ कुछ था, कुछ नहीं था। जो भी मन के भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अब ये तो थे वो बातें जिनका हमें डायरी लिखते समय ध्यान रखना है। और अब हम कहते हैं कि डायरी लेखन के लाभ क्या होते हैं। मैंने एक लाभ तो आपको आरंभ में ही बता दिया कि मनोविज्ञान भी प्राथमिकता देता है। अगर कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है, किसी विषय, किसी घटना, किसी बात को लेकर कुंठित है, तो डायरी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, बगैर इस डर के कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तो अब एक कुछ और लाभ भी हैं। इसमें क्या होता है कि आप दिन भर की अपनी जितनी भी घटनाएं हैं, आप अपनी जो विचार हैं वो इसमें लिख सकते हो, और वो विचार आपको ये हमेशा सकारात्मक भाव पैदा कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप हमेशा ये लिखो कि आज मैंने ये किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा अच्छा काम करता रहूं। तो वो आपको आगे भी सकारात्मक बनाकर रखेगा। और जो डायरी है वो ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि देखिए, जो बीत गया है वो इतिहास बन जाता है। और आपने बचपन से डायरी लिखना शुरू किया है, और जब आप बड़े हो जाते हो तो वो क्या होता है कि आपके लिए पीछे की जो घटनाएं हैं, जब भी आप उस डायरी को पढ़ते हो तो वो पीछे की घटनाएं आपको याद आने लग जाती हैं। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। और जो भी हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के कारण जो तथ्यों को करीब से मूल्यांकन कर पाते हैं हम, मतलब जीवनी की भांति। अगर आप किसी व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी ने भी किसी की जीवनी लिखी है, वो जीवनी को आप पढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसमें क्या अच्छा गुण था, क्या बुरा था, वो आप उसको समझ पाते हैं। और डायरी जब आप लिखते हैं तो वही आपके साथ भी होता है कि आप अपना करीब से मूल्यांकन कर पाते हैं। आपको पता लगता है कि उस समय शायद मैं गलत था, उस समय मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए, क्या मैं ऐसा मैंने कि जो उस समय जो मैंने किया क्या वो सही था। तो उस तरह से आप अपना व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अपना खुद का स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, तथ्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या उस समय मैंने सही किया या गलत किया।
तो इस तरह से डायरी जो लेखन है वो एक बहुत ही अच्छी विधा है। मैं चाहूँगी कि जो हमारी अब ग्रीष्मकालीन जो भी अवकाश होगा उसमें जो बच्चे हैं उसमें अपनी डायरी अवश्य लिखें। अगर दैनिक डायरी नहीं लिख सकते तो कम से कम कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन अवश्य करें जो उन्होंने उन दिनों में महसूस किया हो, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी हो, जो जिन घटनाओं ने उन्हें बहुत दुखी किया हो या बहुत खुश किया हो, या जिन घटनाओं से उन्हें प्रेरणा मिली हो, किसी को कोई अच्छा काम करते देखा हो और उनको प्रेरणा मिली हो कि हाँ मुझे उस दिन बड़ा अच्छा महसूस हुआ, मुझे लगा कि ऐसा मुझे भी करना चाहिए था। तो ऐसी बातें आप अपनी जो एक डायरी है उसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।